कहानी एक ऐसे तत्व की जो कोयले में एकदम काला और साधारण है, तो हीरे में दुनिया का सबसे चमकदार और कीमती पत्थर। एक तरफ ये जीवन का आधार है, हमारे डीएनए का हिस्सा है, और दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर जान भी ले सकता है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से कार्बन के इस दोहरे चरित्र के पीछे का राज खोलना। आखिर ये एक ही तत्व इतने अलग अलग, इतने कमाल के रूप कैसे ले लेता है? ऐसा क्या है इस छोटे से परमाणु में जो इसे इतना खास बनाता है? और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। हम इसे परत दर परत खोलेंगे। इन नोट्स के हिसाब से हम सबसे पहले कार्बन की उस बुनियादी खासियत को समझेंगे जो उसे बाकी तत्वों से अलग करती है। फिर देखेंगे कि कैसे वो अपनी दो सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके सरल से सरल यौगिक बनाता है, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अंत में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उतरेंगे, सिरके के तीखेपन से लेकर साबुन की सफाई तक, और देखेंगे कि इन सब के पीछे कार्बन का ही हाथ है। ठीक है, तो जासूसी शुरू करते हैं। पहला सुराग, कार्बन की पहचान। इसका प्रतीक है C, परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4। इन नोट्स में एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। धरती की ऊपरी परत में ये सिर्फ 0.02% है और हवा में तो और भी कम, 0.03%। इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद हर जीवित चीज, पेड़ पौधे, जानवर, हम सब इसी से बने हैं। हाँ, और इसी विरोधाभास में इसका राज छिपा है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-4, वही सब कुछ है। इसका मतलब है कि इसके बाहरी घेरे में, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके। अब केमिस्ट्री की दुनिया में हर तत्व स्थायित्व चाहता है, और उसके लिए बाहरी घेरा पूरा भरा होना चाहिए, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो कार्बन को 4 और चाहिए? हाँ, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन इन नोट्स में साफ लिखा है कि वो दोनों ही काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो उसके पास नहीं है। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसके 6 प्रोटॉन वाले छोटे से नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो बीच का रास्ता निकालता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो लेन देन के बजाय साझेदारी करता है। साझेदारी? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इसे ही हम सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक मजबूत रिश्ता है, कोई कमजोर साझेदारी नहीं। और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, इसका मतलब है कि ये एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। अच्छा। रसायन विज्ञान की भाषा में इसी को टेट्रावेलेंसी कहते हैं, यानी इसकी 4 भुजाएं हैं। तो ये इसकी पहली सुपर पावर हुई, एक साथ 4 दोस्त बनाने की क्षमता। पर इन नोट्स में एक और सुपर पावर का जिक्र है, श्रृंखलन, कैटिनेशन। हाँ, मतलब ये खुद से ही जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है। पर मेरा सवाल ये है कि सिलिकॉन जैसे दूसरे तत्वों में भी तो ये गुण थोड़ा बहुत होता है, तो फिर कार्बन ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, सिलिकॉन भी चेन बनाता है, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन की दोस्ती में जमीन आसमान का फर्क है। कार्बन कार्बन के बीच का जो सहसंयोजक बंध है, वो असाधारण रूप से मजबूत और स्थिर होता है। अच्छा। सिलिकॉन की चेन उतनी मजबूत नहीं होती और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही टूट जाती है। कार्बन की चेन मजबूत होती है, इसीलिए वो लाखों परमाणुओं तक लंबी हो सकती है और फिर भी स्थिर रहती है। ये सीधी हो सकती है, इसमें से शाखाएं निकल सकती हैं, या ये मुड़कर एक छल्ले का आकार भी ले सकती है। वाह, मतलब दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। सिर्फ 2 सरल नियम, 4 दोस्त बनाने की क्षमता और अपने ही जैसे परमाणुओं के साथ एक मजबूत लंबी चेन बनाने की आदत। बस इन 2 वजहों से प्रकृति ने डीएनए से लेकर प्लास्टिक तक और प्रोटीन से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ बना डाला। ये तो केमिस्ट्री की सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषा है। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। अब जब हमने ये 2 नियम समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि इन नियमों का इस्तेमाल करके कार्बन सबसे पहली और सबसे सरल चीज क्या बनाता है। ठीक है, तो हमने कार्बन के 2 सुपर पावर समझ लिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके सबसे पहली चीज क्या बनाता है। और नोट्स में इसका जवाब साफ है, हाइड्रोकार्बन। नाम में ही सब कुछ है। हाँ, हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक। इन्हें समझना बहुत आसान हो जाता है अगर हम इन्हें उनके स्वभाव के हिसाब से 2 टीमों में बांट दें। ओके। पहली टीम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। संतृप्त मतलब? संतृप्त का मतलब है पूरी तरह से भरा हुआ। इनमें कार्बन के हर परमाणु ने
अपनी चारों भुजाओं से अलग अलग परमाणुओं को पकड़ रखा होता है। कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब इनकी सारी सीटें भरी हुई हैं, कोई और मेहमान नहीं आ सकता। इसीलिए ये शांत स्वभाव के होते हैं, ज्यादा क्रियाशील नहीं होते। एकदम सही। मीथेन CH4 जो हमारे घरों में खाना पकाने वाली गैस का मुख्य हिस्सा है, इसी टीम का कप्तान है। ठीक है। अब आती है दूसरी टीम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड। हाँ, अनसैचुरेटेड। ये पहली टीम के बिल्कुल उलट हैं। ये असंतृप्त है, यानी इनमें अभी और हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने की गुंजाइश बाकी है। अच्छा। इसीलिए ये ज्यादा बेचैन और क्रियाशील होते हैं, हमेशा किसी से जुड़ने के मौके की तलाश में रहते हैं। और इनकी ये बेचैनी आती कहाँ से है? इन नोट्स के मुताबिक ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड से आती है। बिल्कुल। जब दो कार्बन परमाणु आपस में एक के बजाय 2 या 3 हाथ मिला लेते हैं, तो वो बंधन मजबूत तो होता है, पर साथ ही अस्थिर भी। और यहीं पर हमें 2 और उप प्रकार मिलते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम द्विबंध या डबल बॉन्ड हो। वो एल्कीन कहलाते हैं, जैसे इथीन। एथीन, जिससे पॉलीथीन बनता है। हाँ, वही। और जिनमें कम से कम एक त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एल्काइन कहलाते हैं, जैसे इथाइन। एथाइन, ये तो वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली गैस है शायद। बिल्कुल सही। इन नोट्स में इनकी पहचान का एक बड़ा मजेदार तरीका दिया है। लिखा है कि जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो अक्सर काली धुएं वाली ज्वाला निकलती है। हाँ, ये तो हम सबने देखा है, जैसे मोमबत्ती या दिए के लौ के ऊपर काला धुआं जमा हो जाता है। हाँ, और वो काला धुआं असल में बिना जले कार्बन के कण होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि LPG गैस जब जलती है तो नीली और साफ ज्वाला देती है, क्योंकि उसमें कार्बन पूरी तरह से जल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन का अनुपात ज्यादा होता है, जो पूरी तरह जल नहीं पाता और धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। ये उनकी असंतृप्त पहचान का एक सीधा सबूत है। ये कमाल है। तो इन सरल हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़कर अब हम कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिकों की दुनिया में चलते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं, किचन से लेकर बाथरूम तक। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। हम इसे अल्कोहल के नाम से बेहतर जानते हैं। इथेनॉल के गुण इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह एक बेहतरीन विलायक है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जैसा। विलायक मतलब सॉल्वेंट? हाँ, इसका अणु बड़ा दिलचस्प है। इसका एक सिरा पानी जैसे अणुओं को पसंद करता है और दूसरा सिरा तेल जैसे अणुओं को। इसी वजह से ये उन चीजों को भी घोल सकता है जो पानी में नहीं घुलती। अच्छा, तभी इसका इस्तेमाल टिंक्चर आयोडीन जैसी दवाओं में होता है, क्योंकि आयोडीन पानी में नहीं घुलता पर इथेनॉल में घुल जाता है, और कफ सिरप में भी। बिल्कुल। साथ ही ये सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का मुख्य सक्रिय घटक है। इन सोर्सेज में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इसका सेवन हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर एक अवसाधक मतलब डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। उसे धीमा कर देता है। हाँ, जिससे सोचने, समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, अब किचन की तरफ चलते हैं। अगला यौगिक है एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और जब पानी में इसका 5 से 8% का घोल तैयार होता है तो उसे हम सिरका या विनेगर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अचार को बचाने के लिए करते हैं। पर ये काम कैसे करता है? इसका अम्लीय स्वभाव ही इसका हथियार है। यह एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस जैसे सूक्ष्म जीव पनप नहीं पाते। अच्छा, तो ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। बिल्कुल। यह एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जब एथेनोइक अम्ल अपने शुद्ध रूप में होता है तो उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ग्लेशियल? एक मिनट, इसका बर्फ से क्या लेना देना? हाँ है, क्योंकि सर्दियों में या ठंडे तापमान पर यह जम जाता है और बिल्कुल बर्फ के टुकड़ों जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ग्लेशियल पड़ा। वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प चीज की, एस्टर। इन नोट्स में लिखा है कि इनकी पहचान इनकी मीठी फलों जैसी गंध से होती है। सही पकड़ा आपने। एस्टर्स तब बनते हैं जब एक अम्ल और एक अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और इथेनॉल। बिल्कुल। और नतीजा होता है एक ऐसा अणु जिसमें बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है। केले की खास महक, संतरे की ताजगी या अनानास की मीठी गंध, ये सब प्रकृति में अलग अलग एस्टरों की वजह से ही हैं। तो इसका मतलब जो कैंडी या आइसक्रीम में फलों का फ्लेवर आता है वो असली फल से नहीं बल्कि इन एस्टर को मिलाकर बनाया जाता है। ज्यादातर मामलों में हाँ,
इसीलिए इन्हें फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इत्र या परफ्यूम बनाने में भी इनकी अहम भूमिका है। कमाल है, फलों की खुशबू देने वाले एस्टर और कपड़ों से मैल खींच निकालने वाला साबुन दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। चलिए तो फिर नोट्स में दिए सफाई के इस विज्ञान को समझते हैं। साबुन क्या है असल में? आणविक स्तर पर देखें तो साबुन लंबी कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पर साबुन हीरो होने के साथ साथ थोड़ा नखरे वाला भी है। नखरे वाला? हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और वो है? कठोर जल, हार्ड वाटर। मुझे याद है कभी कभी कुछ जगहों पर पानी बदलने से साबुन झाग ही नहीं देता। बिल्कुल, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होते हैं। जब साबुन के अणु इन आयनों से मिलते हैं तो वो सफाई करने के बजाय उन्हीं से अभिक्रिया कर लेते हैं और एक अघुलनशील चिपचिपा पदार्थ बना लेते हैं। इसी को स्कम कहते हैं। अरे हाँ, वो जो बाल्टी या सिंक के किनारों पर एक सफेद चिपचिपी परत जम जाती है, वही स्कम है। हाँ वही। तो वो बेचारा साबुन है जो कैल्शियम से लड़कर हार गया है। एकदम सही उपमा है। और इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सुपर साबुन बनाया जिसे हम अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट? ये भी लंबी कार्बन चेन वाले अणु हैं, लेकिन इनके सिरे पर सल्फोनेट या अमोनियम समूह होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से हार नहीं मानते। तो मतलब ये कठोर और मृदु दोनों पानी में काम करते हैं। बराबर। आज के दौर के सारे शैम्पू, डिशवॉश लिक्विड और कपड़े धोने के पाउडर असल में डिटर्जेंट ही हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट ने कठोर पानी की समस्या सुलझा दी। पर ये दोनों साबुन और डिटर्जेंट आखिर मैल को साफ करते कैसे हैं? इन नोट्स में मिसेल नाम की किसी चीज का जिक्र है। ये क्या बला है? ये बला नहीं, बल्कि सफाई की पूरी प्रक्रिया का हीरो है। हाँ। चाहे साबुन हो या डिटर्जेंट, इनके हर अणु की एक दोहरी पहचान होती है। उसका एक सिर होता है जो जलरागी होता है, मतलब उसे पानी से प्यार है। हाइड्रोफिलिक? हाँ, हाइड्रोफिलिक। और उसकी एक लंबी कार्बन चेन वाली पूंछ होती है जो जल विरागी होती है। हाइड्रोफोबिक? बिल्कुल, उसे पानी से सख्त नफरत है, पर तेल, ग्रीस और चिकनाई वाली मैल से बहुत प्यार है। अच्छा, तो एक हिस्सा पानी को पसंद करता है और दूसरा तेल को। ये तो बड़ा अजीब अणु है। और इसी अजीब बनावट में इसका जादू छिपा है। कल्पना कीजिए कि आपके कपड़े पर तेल का एक दाग लगा है। जैसे ही आप उसे पानी और साबुन में डालते हैं, साबुन के लाखों अणु उस दाग पर हमला कर देते हैं। उनकी तेल को पसंद करने वाली पूंछें फौरन जाकर तेल की बूंद के अंदर धंस जाती हैं। और पानी को पसंद करने वाले सिर बाहर पानी की तरफ रहते हैं। बिल्कुल। ये तो कमाल है। मतलब मेरे कपड़ों पर जो तेल का दाग है, साबुन के अणु उसे चारों तरफ से घेरकर एक छोटी सी टैक्सी या कैप्सूल बना लेते हैं और पानी के साथ बहा ले जाते हैं। आहा, ये तो आणविक स्तर पर एक ऑर्गेनाइज्ड किडनैपिंग जैसा है। हाँ, वही तो। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। इसी गोलाकार संरचना को मिसेल कहते हैं। इसके केंद्र में तेल की बूंद कैद होती है और इसकी बाहरी सतह पानी को पसंद करने वाले सिरों से बनी होती है। इस वजह से जो तेल पहले पानी में घुल नहीं रहा था, अब वो इस मिसेल के रूप में आसानी से पानी में तैरने लगता है। और जब हम कपड़ों को खंगालते हैं तो पानी इन मिसेलों को मैल समेत अपने साथ बहा ले जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। बिल्कुल, ये अणुओं के स्तर पर एक बहुत ही कुशल टीम वर्क है। तो आज हमने कार्बन की शानदार जासूसी की, उसके दोहरे चरित्र से शुरू करके उसकी चार भुजाओं वाली दोस्ती और लंबी चेन बनाने की आदत को समझा। हमने देखा कि कैसे वो हाइड्रोकार्बन की सरल दुनिया बनाता है और फिर कैसे हमारे सिरके, परफ्यूम और साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजों में अपनी कलाकारी दिखाता है। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कार्बन की सिर्फ दो सरल विशेषताएं, उसकी चतुर संयोजकता और श्रृंखलन की क्षमता, उसे वो असीमित शक्ति देती हैं जिससे वो लाखों तरह के यौगिक बना सकता है। लाखों? हाँ। ये यौगिक न केवल जीवन का आधार हैं, बल्कि हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता की नींव है। प्लास्टिक से लेकर दवाओं तक और ईंधन से लेकर भोजन तक, सब कुछ इसी एक तत्व की बहुमुखी प्रतिभा पर निर्भर करता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ता है। चूंकि कार्बन इतनी लंबी और जटिल श्रृंखलाएं बना सकता है, और हमारे नोट्स भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव कार्बन से ही बने हैं। हाँ। तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं है
कि अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मौजूद है तो क्या उसकी नींव भी इसी मौलिक तत्व पर टिकी होगी? या फिर प्रकृति के खजाने में कोई और ऐसा जादुई तत्व भी हो सकता है जिसकी अनोखी क्षमताओं के बारे में हम अभी तक जानते ही नहीं? अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, कि ये दुनिया आपस में जुड़ी हुई कैसे है। बिल्कुल, मतलब मेरे हाथ में ये पेन, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, पानी जो हम पीते हैं, ये सब अणुओं से यानी मॉलिक्यूल से बना है। सही है। पर इन अणुओं को कौन सी चीज एक साथ बांध के रखती है? परमाणुओं को आपस में चिपकाने वाली ये अदृश्य गोंद आखिर है क्या? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि ये जुड़ते क्यों हैं? हाँ वही, परमाणु आखिर एक दूसरे से जुड़ना चाहते ही क्यों हैं? वे अकेले अकेले क्यों नहीं रह सकते? हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका जवाब एक शब्द में है, स्थायित्व। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी। हर परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी खोल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक उन अक्रिय गैसों की तरह जो किसी से मतलब कोई लेना देना नहीं रखती हैं और एकदम स्थिर रहती हैं। अच्छा, बिल्कुल, ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है। हर परमाणु परफेक्ट बनना चाहता है और इसी चाहत में वो दूसरे परमाणुओं के साथ रिश्ते बनाता है। तो आज हम इन्हीं रिश्तों की कहानी को समझेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि ये रिश्ते कितने तरह के होते हैं, कुछ लेन देन वाले, कुछ साझेदारी वाले और कुछ तो बड़े ही अजीब। और कैसे यही रिश्ते तय करते हैं कि कोई चीज चट्टान की तरह मजबूत होगी या हवा की तरह हल्की। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस केमिस्ट्री के ड्रामा का पहला एक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला रिश्ता है आयोनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। हाँ, स्रोत कहता है कि इसका मूल मंत्र है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण। मतलब यहाँ दोस्ती नहीं, सीधा सौदा होता है। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारा खाने का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। हाँ, सोडियम के पास एक बाहरी इलेक्ट्रॉन फालतू है जिससे वो छुटकारा पाना चाहता है, और वहीं क्लोरीन को उसे बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो सोडियम अपना वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। बस दे देता है। और जैसे ही ये लेन देन होता है, दोनों की पहचान ही बदल जाती है। सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है Na+। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक नेगेटिव चार्ज वाला Cl- आयन। अब सोचिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो ये तो चुंबक के दो अलग सिरों की तरह हो गए। बिल्कुल, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इनके बीच एक जबरदस्त खिंचाव पैदा होता है जिसे क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। और यही खिंचाव उन्हें बांध देता है। कसकर एक क्रिस्टल में बांध देता है। तो ये रिश्ता आमतौर पर एक ऐसे परमाणु के बीच होता है जो देना चाहता है और एक ऐसा जो लेना चाहता है, मतलब एक धातु और एक अधातु। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आमतौर पर जब एक साथी धातु हो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है और दूसरा अधातु हो जो लेने के लिए तैयार बैठा है, हाँ, तब हमें इस तरह का आयनिक बंध देखने को मिलता है। और इसी बंध की मजबूती ही इन यौगिकों के गुण तय करती है। जैसे नमक, वो इतना कठोर क्यों है? क्योंकि उसके आयनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। इसी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आसमान छूते हैं। सही कहा। और मैंने सुना है कि ये पानी में घुलने पर बिजली के अच्छे सुचालक बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ठोस नमक में तो करंट नहीं लगता। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ठोस अवस्था में तो आयन अपनी जगह पर जकड़े रहते हैं, हिल नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नमक को पानी में घोलते हैं, पानी के अणु इन आयनों को आजाद कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पूरे घोल में तैरने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा। और बिजली का प्रवाह क्या है? आवेश का बहना ही तो है। तो जैसे ही आप उस घोल में बिजली लगाते हैं, ये आजाद आयन भागने लगते हैं और करंट बहने लगता है। समझ गई। तो ये तो एक तरह का सौदा हो गया, जहां एक अमीर परमाणु अपना फालतू इलेक्ट्रॉन एक जरूरतमंद को दे देता है। हाँ, एक तरह से। लेकिन क्या होता है जब दोनों परमाणु बराबर के हों, किसी के पास देने के लिए कुछ फालतू ना हो? क्या तब कोई रिश्ता नहीं बन सकता? बन सकता है। और केमिस्ट्री में इसी बराबरी के रिश्ते का नाम है सहसंयोजक बंध। यहाँ लेन देन नहीं, साझेदारी होती है। साझेदारी। इसे ऐसे समझिए, जैसे दो दोस्त एक फ्लैट किराए पर ले रहे हैं। दोनों अकेले पूरा किराया नहीं दे सकते, तो वे मिलकर पैसे डालते हैं और साथ रहते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रॉन यहाँ उस किराए के पैसे की तरह हैं जो दोनों के बीच में साझा हो रहे हैं, ताकि दोनों का काम चल जाए।
यह रिश्ता आमतौर पर दो अधातुओं के बीच बनता है। साझेदारी, ये दिलचस्प है। क्या ये साझेदारी भी अलग-अलग तरह की होती है? हाँ, यह इस पर निर्भर करता है कि साझेदारी कितनी गहरी है। स्रोत में इसके 3 स्तर बताए गए हैं। ओके। सबसे आम है एकल बंध, जहां दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस में। ये एक हल्की सी दोस्ती जैसा है। ठीक है। फिर आता है द्विबंध, जहां दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ऑक्सीजन गैस, जिससे हम सांस लेते हैं, वो इसी का नतीजा है। और सबसे मजबूत? और सबसे गहरी साझेदारी है त्रिबंध की, जहां 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है N2, उसके 2 परमाणुओं के बीच यही त्रिबंध होता है। बहुत मजबूत। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। आयनिक बंध में तो जबरदस्त आकर्षण था पॉजिटिव नेगेटिव का। हाँ, यहाँ तो बस साझेदारी है। तो क्या ये बंध उतना मजबूत होता है? मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसानी से टूट जाते होंगे। आपका अंदाजा एक तरह से सही है, लेकिन यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। अणु के अंदर परमाणुओं के बीच का सह संयोजक बंध तो बहुत मजबूत होता है। जैसे पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच? बिल्कुल, वो मजबूत है। लेकिन एक अणु का दूसरे अणु से जो आकर्षण होता है, वो काफी कमजोर होता है। आयनिक यौगिकों की तरह यहाँ कोई पॉजिटिव नेगेटिव का मजबूत जाल नहीं होता। अच्छा, तो इसीलिए पानी कमरे के तापमान पर तरल है, जबकि नमक ठोस होता है। क्योंकि पानी के अणु एक दूसरे पर उतनी मजबूत पकड़ नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही। इसी वजह से सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर बहुत कम होते हैं। और ये बिजली के कुचालक भी होते होंगे? हाँ, क्योंकि इनमें बिजली के प्रवाह के लिए कोई आजाद आयन नहीं होते, तो ये आमतौर पर विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो हमने लेन देन और साझेदारी वाले रिश्ते देख लिए। अब स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक बंध का जिक्र है, धात्विक बंध। हाँ, इसमें लिखा है, धातु के धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में तैरते रहते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन सच में तैर रहे हैं? हाँ, ये एक बहुत सुंदर उपमा है जो असल में एक गहरी सच्चाई बताती है। बताइए। कल्पना कीजिए कि धातु के हर परमाणु ने अपने बाहरी 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को आजाद कर दिया है। वो कहता है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरे नहीं, हम सबके हैं। अच्छा। ये सारे आजाद इलेक्ट्रॉन मिलकर एक साझा समुद्र या नदी बना लेते हैं, जो पूरे धातु के टुकड़े में बहती रहती है। और परमाणुओं के बाकी हिस्से, जो अब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बन गए हैं, वो उस नदी में अपनी अपनी जगह पर टिके रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनों के समुद्र का फायदा क्या है? यही तो धातुओं का सुपर पावर है। सोचिए, आपके घर में तांबे के तार में बिजली कैसे दौड़ती है? स्विच ऑन करने में पर। हाँ, पर क्यों? क्योंकि जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बहने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से बंधे नहीं हैं, इसलिए वे आसानी से पूरे तार में करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कमाल है। और इसीलिए धातुएं इतनी अच्छी सुचालक होती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से हम धातुओं को पीटकर चादर या खींचकर तार बना सकते हैं। एकदम सही। जब आप लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो वो शीशे की तरह टूटता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उसके परमाणु आयन उस लचीले इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक दूसरे पर फिसल जाते हैं। ये समुद्र एक कुशन की तरह काम करता है, जो उन्हें बिखरने से रोकता है। वाह, यही गुण धातुओं को आघातवर्ध्य और तन्य बनाता है। सही। ये तो वाकई दिलचस्प है। चलिए अब उस बंध पर आते हैं जिसे स्रोत एक क्षीण आकर्षण बल कहता है, हाइड्रोजन बंध। ये तो पूरा बंध भी नहीं है, बस एक हल्का सा खिंचाव। हाँ, ये केमिस्ट्री का सबसे जरूरी लेकिन सबसे कमजोर किरदारों में से एक है। अच्छा। ये तब बनता है जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा लालची परमाणु से जुड़ा हो, मतलब कोई ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर बहुत मजबूती से खींचता हो। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इस खींचतान में हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस लालची तत्व पर हल्का सा नेगेटिव। तो ये तो एक तरह से मिनी आयोनिक बंध जैसा हो गया, कह सकते हैं, पर बहुत ही कमजोर। अब कल्पना कीजिए पानी की, H2O। एक पानी के अणु का ऑक्सीजन, जिस पर हल्का नेगेटिव चार्ज है, वो पास वाले दूसरे पानी के अणु के हाइड्रोजन को, जिस पर हल्का पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, उसे अपनी ओर खींचने लगता है। इसी हल्के से खिंचाव का नाम है हाइड्रोजन बंध। अगर ये इतना ही कमजोर है तो इसका जिक्र इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एकता में शक्ति होती है। एक अकेला हाइड्रोजन बंध कमजोर हो सकता है, लेकिन जब पानी में लाखों करोड़ों अणु एक साथ ये बंध बनाते हैं तो उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा।
इसी बंध की वजह से पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। उन्हें उबालकर भाप बनाने के लिए इन सारे बंधों को तोड़ने में बहुत ऊर्जा लगती है। तो इसीलिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा है। बिल्कुल। अगर ये बंध ना होता तो पानी कमरे के तापमान पर गैस होता और शायद धरती पर जीवन ही ना होता। और बर्फ के तैरने का भी इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल। और ये छोटी सी बात दुनिया बदल देती है। जब पानी जमता है तो ये हाइड्रोजन बंध अणुओं को एक खास खुली षटकोणीय संरचना में जकड़ लेते हैं, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। हाँ, आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। इसी वजह से झीलें और नदियां ऊपर से जमती हैं और सतह पर तैरती बर्फ नीचे के पानी के लिए कंबल का काम करती है, उसे जमने से बचाती है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो सर्दियों में सब कुछ नीचे से ऊपर तक जम जाता और सारा जलीय जीवन खत्म हो जाता। ये तो सच में अद्भुत है ना? ठीक है, तो हमने बंधों के प्रकार देख लिए, अब इन्हें मापते कैसे हैं? अगर मुझे कहना हो कि एक बंध दूसरे से ज्यादा मजबूत है तो इसका कोई पैमाना है? हाँ, इसके लिए हमारे पास 2 मुख्य पैमाने हैं। पहला है बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किसी भी एक बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वही उसकी बंध ऊर्जा है। बंध जितना मजबूत उसे तोड़ने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगेगी, यानी उतनी ही ज्यादा ऊर्जा। स्रोत में एक अच्छी उपमा दी है कि 3 रस्सियों को तोड़ना 1 रस्सी से ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि त्रिबंध की बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी? एकदम सटीक। ये उपमा सहसंयोजक बंधों पर बिल्कुल फिट बैठती है। त्रिबंध सबसे मजबूत होता है, इसलिए उसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा। उसके बाद द्विबंध और एकल बंध, इन तीनों में सबसे कमजोर। तो मजबूती का क्रम है त्रिबंध, फिर द्विबंध और फिर एकल बंध। सही। त्रिबंध, द्विबंध, एकल बंध। ठीक है, ये तो समझ आया। अब दूसरा पैमाना है बंध लंबाई। तो जो बंध सबसे मजबूत है, क्या वो परमाणुओं को सबसे कसकर सबसे पास भी रखता है? आपका अनुमान एकदम सही दिशा में है। बंध लंबाई का मतलब है बंधे हुए 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक है। और जैसा आपने सोचा, जैसे जैसे बंधों की संख्या बढ़ती है, एकल से द्वि, द्वि से त्रि, परमाणु एक दूसरे को और जोर से खींचते हैं और करीब आ जाते हैं। हाँ, इस जबरदस्त खिंचाव से वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। इसलिए त्रिबंध सबसे मजबूत होने के साथ साथ सबसे छोटा भी होता है। तो यहाँ क्रम ऊर्जा से ठीक उल्टा हो गया है ना? बिल्कुल। एकल बंध सबसे लंबा और कमजोर और त्रिबंध सबसे छोटा और मजबूत। एकदम सही। लंबाई का क्रम है एकल बंध सबसे लंबा, द्विबंध, त्रिबंध सबसे छोटा। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं, खासकर आयनिक और सहसंयोजक बंधों को। हाँ, अगर मैं एक इंजीनियर हूं और मुझे कोई ऐसा मटेरियल बनाना है जो बहुत मजबूत हो और बहुत ज्यादा तापमान झेल सके, तो मैं किस तरह के बंध की तरफ देखूंगी? जाहिर है आप आयनिक बंध की दुनिया में खोज करेंगे। उनकी क्रिस्टल संरचना और आयनों के बीच का मजबूत आकर्षण उन्हें चट्टान जैसी मजबूती और उच्च गलनांक देता है। जैसे सिरेमिक्स? हाँ, सिरेमिक्स जो भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह के मजबूत बंधों पर आधारित होते हैं। और अगर मुझे कुछ लचीला या तरल बनाना हो, जैसे प्लास्टिक या इंजन का तेल, तब आप सहसंयोजक बंधों की दुनिया में जाएंगे। यहाँ अणुओं के बीच कमजोर आकर्षण होता है जो उन्हें फिसलने, बहने या लचीला होने की आजादी देता है। प्लास्टिक, तेल, मोम, ये सब? हाँ, ये सब सहसंयोजक यौगिक हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का भविष्य इस बात से तय हो जाता है कि उसके परमाणुओं ने एक दूसरे से क्या रिश्ता बनाया है, लेन देन का या साझेदारी का। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ जोड़ता है। तो आज की हमारी पड़ताल की शुरुआत हुई थी परमाणुओं की स्थायित्व की तलाश से। हाँ, और हमने देखा कि इस तलाश में वो 4 मुख्य तरह के रिश्ते बनाते हैं। आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और हाइड्रोजन। हर रिश्ते की अपनी शर्तें हैं, अपनी ताकत है और अपनी एक कहानी है। और सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी पदार्थ का पूरा चरित्र, उसका रूप, रंग, गुण, सब कुछ उसके अंदर के इन्हीं रासायनिक बंधों पर टिका है। ये अदृश्य गोंद ही असल में दुनिया को वो शक्ल देती है जिसमें हम उसे देखते हैं। बंध की प्रकृति ही पदार्थ की नियति है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोता के लिए एक पहेली छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत में बताया गया है कि ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, एक सहसंयोजक यौगिक है। हमारी चर्चा के हिसाब से उसे विद्युत का कुचालक होना चाहिए, है ना? हाँ, होना तो चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ग्रेफाइट बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, जो एक बड़ा अपवाद है। हमने धात्विक बंध में
इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बारे में सीखा, जो सुचालकता के लिए जिम्मेदार है। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि ग्रेफाइट की सहसंयोजक संरचना में ऐसा क्या खास हो रहा होगा, उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ ऐसा क्या अलग है जो उसे ये असाधारण गुण देता है। और शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां हम सबसे ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करते हैं, हमारी दवा की अलमारी। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हम सब कभी ना कभी दवा लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गोलियां असल में हैं क्या? मतलब ये शरीर में जाकर अपना काम कैसे ढूंढ लेती हैं? देखिए, औषधियां या ड्रग्स असल में खास तरह के रासायनिक अणु होते हैं जिन्हें एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही विशिष्ट काम के लिए डिजाइन किया गया है, किसी बीमारी का इलाज करना या उसे रोकना। इन्हें इनके काम के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लेकिन 5 सबसे आम हैं। चलिए पहली से शुरू करते हैं। दर्द के लिए हम जो दवा लेते हैं, जैसे सिर दर्द होने पर, वो क्या कहलाती है? वो है पहली श्रेणी, पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक्स। ये वो रसायन हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को दर्द के सिग्नल भेजने से रोकते हैं, या कह सकते हैं कि दिमाग के दर्द महसूस करने के तरीके को ही बदल देते हैं। एस्पिरिन या पैरासिटामोल इसके सबसे आम उदाहरण हैं। और ज्यादा गंभीर दर्द के लिए? हाँ, ज्यादा तेज दर्द के लिए मॉर्फिन जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं। अच्छा, और अगर दर्द किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, तब तो सिर्फ दर्द दबाने से काम नहीं चलेगा। बहुत सही सवाल। और यहीं पर दूसरी श्रेणी आती है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। ये बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, या तो उनकी कोशिका की दीवार पर हमला करके या फिर उनके बढ़ने की क्षमता को रोककर। और यहीं से तो वो मशहूर कहानी आती है ना, पहली एंटीबायोटिक की। हाँ, पेनिसिलिन। उसकी खोज तो एक तरह से गलती से हुई थी। अरे हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली कहानी। वो अपनी पेट्री डिश ठीक से साफ करना भूल गए थे और छुट्टियों से वापस आकर देखा कि एक फंगस ने सारे बैक्टीरिया को मार दिया। बिल्कुल, वो एक भूली हुई पेट्री डिश मेडिकल साइंस में एक क्रांति बन गई। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, रोगाणुरोधक या एंटीसेप्टिक्स। ये वो रसायन है जो हम अपनी त्वचा पर, मतलब जीवित ऊतकों पर लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। जैसे कटने या छिलने पर डेटॉल या टिंचर आयोडीन लगाना। एकदम सही। यहीं पर मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये दोनों ही तो कीटाणु मारते हैं, तो इनमें असल में फर्क क्या है? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। डिसइंफेक्टेंट, जो हमारी चौथी श्रेणी है, उनका काम भी कीटाणुओं को मारना ही है, लेकिन वो इतने शक्तिशाली और कठोर होते हैं कि उन्हें सिर्फ निर्जीव सतहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्श, मेज या मेडिकल उपकरण। हाँ, अगर आप उन्हें त्वचा पर लगाएंगे तो वो कीटाणुओं के साथ साथ आपके स्किन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग रसायन हैं? हमेशा जरूरी नहीं, और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कई बार एक ही रसायन दोनों काम कर सकता है, फर्क सिर्फ उसकी मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन का होता है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का? हाँ, फिनॉल इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अगर आप फिनॉल का 0.2% वाला हल्का घोल इस्तेमाल करते हैं तो वो एक एंटीसेप्टिक है, लेकिन अगर आप उसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर 1% कर दें तो वो एक ताकतवर डिसइंफेक्टेंट बन जाता है। बिल्कुल, ये पूरा मात्रा का खेल है। यानी जरा सी भी गलती खतरनाक हो सकती है। शायद इसीलिए इन प्रोडक्ट्स पर इतने सारे चेतावनी वाले लेबल होते हैं। और पांचवी श्रेणी कौन सी है? पांचवी श्रेणी है निश्चेतक यानी एनेस्थेटिक्स। ये वो दवाएं हैं जो हमें दर्द का एहसास होने से पूरी तरह रोक देती हैं, या तो पूरे शरीर को बेहोश करके, जिसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, या किसी एक हिस्से को सुन करके, जिसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। पुराने जमाने का क्लोरोफॉर्म एक उदाहरण है। और वो लाफिंग गैस भी तो इसी में आती है ना? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे सब लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, वो भी एक निश्चेतक है। कमाल है। तो हमने देखा कि रसायन हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं कि वे उस भोजन को कैसे सुरक्षित रखते हैं जो हम बाहर से अपने शरीर में डालते हैं। जैम, अचार या पैकेट वाले जूस महीनों तक खराब क्यों नहीं होते? इसका क्रेडिट जाता है खाद्य परिरक्षकों को, मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये ऐसे रसायन हैं जो भोजन में बैक्टीरिया या फंगस जैसे सूक्ष्म जीवों को पनपने से रोकते हैं, जिससे खाना ज्यादा दिन तक ताज़ा और सुरक्षित रहता है। हाँ, जैसे सोडियम बेंजोएट जो अक्सर जूस और जैम में इस्तेमाल होता है। और अचार में सिरका? बिल्कुल, सिरका एक अम्लीय वातावरण बनाता है जो बैक्टीरिया को पसंद नहीं, और हमारे पारंपरिक परिरक्षक नमक और चीनी
तो कमाल के हैं। वो कैसे काम करते हैं? वो ऑस्मोसिस के जरिए भोजन में से पानी को सोख लेते हैं और बिना पानी के कोई भी सूक्ष्मजीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन आजकल तो लोग बिना परिरक्षक वाले प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या ये परिरक्षक वाकई उतने बुरे हैं? देखिए, यह एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ परिरक्षक हमें भोजन की बर्बादी से बचाते हैं और दूर दराज के इलाकों तक खाना पहुंचाना संभव बनाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों को कुछ खास परिरक्षकों से एलर्जी हो सकती है और इनके बहुत ज्यादा सेवन के लंबी अवधि के प्रभावों पर बहस तो चलती ही रहती है। मतलब संतुलन ही कुंजी है। हमेशा की तरह। और संतुलन की बात करें तो जो लोग चीनी से परहेज करते हैं, उनके लिए मिठास का क्या विकल्प है? यहाँ विज्ञान की भूमिका और भी दिलचस्प हो जाती है। उनके लिए विज्ञान ने कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाए हैं। ये ऐसे अणु हैं जिनका आकार हमारी जीभ पर मौजूद मीठे स्वाद वाले रिसेप्टर्स में एकदम फिट हो जाता है, जिससे हमारे दिमाग को मिठास का सिग्नल मिलता है। बिल्कुल। सैक्रिन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये चीनी से लगभग 550 गुना ज्यादा मीठा है। 550 गुना। पर ये 0 कैलोरी कैसे होता है? अगर ये मीठा है तो इसमें ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर इसे पचा ही नहीं पाता। ये हमारी स्वाद ग्रंथियों को एक तरह से धोखा देता है, मिठास का एहसास कराता है और फिर बिना बदले शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो चूंकि शरीर इसे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसे कोई कैलोरी नहीं मिलती। एकदम सही। तो भोजन को संरक्षित करने के लिए रसायन ऊर्जा के उस प्रवाह को रोकते हैं जो उसे खराब करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, ईंधन। वो रसायन जो ठीक इसका उल्टा करते हैं, यानी ऊर्जा पैदा करते हैं। क्या बेहतरीन तरीका है इसे जोड़ने का। ईंधन की परिभाषा सीधी है, कोई भी पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा दे। इन्हें हम 3 अवस्थाओं में देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन में लकड़ी और कोयला सबसे पहले दिमाग में आते हैं, और हमारे सूत्रों के मुताबिक कोयला सिर्फ कोयला नहीं होता, इसकी भी कई किस्में हैं। हाँ, और ये वर्गीकरण उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा पर आधारित है, जो सीधे सीधे उसकी गुणवत्ता तय करती है। सबसे घटिया किस्म है पीट, जिसमें कार्बन कम और नमी ज्यादा होती है। उससे बेहतर है लिग्नाइट, या जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और फिर आता है बिट्यूमिनस। ये शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोयला है। इसी ने औद्योगिक क्रांति को ऊर्जा दी थी, लेकिन आज ये वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत भी है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी किस्म है एंथ्रेसाइट। इसमें 90% से भी ज्यादा कार्बन होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है और लगभग बिना धुएं के जलता है। इसे हार्ड कोल भी कहते हैं। अब आते हैं द्रव ईंधन पर, पेट्रोल, डीजल। हम रोज पेट्रोल पंप पर अलग अलग नंबर देखते हैं, 87, 91, 95। ये ऑक्टेन संख्या आखिर क्या बला है? ऑक्टेन संख्या असल में पेट्रोल की एंटी नॉक क्वालिटी का माप है। इंजन के अंदर पिस्टन हवा और पेट्रोल के मिश्रण को दबाता है और फिर स्पार्क प्लग उसमें चिंगारी लगाता है। अच्छा। अगर पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो स्पार्क प्लग की चिंगारी देने से पहले ही दबाव के कारण जल उठता है। इस समय से पहले होने वाले धमाके को नॉकिंग कहते हैं, जिससे इंजन को नुकसान पहुंचता है और आवाज भी आती है। तो जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल दबाव को उतना बेहतर झेल सकता है और सही समय पर ही जलता है। एकदम सही। और डीजल इंजन में इसका उल्टा होता है। वहां स्पार्क प्लग नहीं होता, बल्कि हवा को इतना ज्यादा दबाया जाता है कि वो बहुत गर्म हो जाती है और फिर उसमें डीजल स्प्रे किया जाता है जो तुरंत जल उठता है। और उसकी गुणवत्ता सीटेन संख्या से मापी जाती है। हाँ, जो ये बताती है कि डीजल कितनी जल्दी और आसानी से जलता है। और गैसीय ईंधन उन्हें अक्सर सबसे साफ ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जलने पर कोई राख या अवशेष नहीं बचता, वो पूरी तरह से ऊर्जा में बदल जाते हैं। हमारे घरों की रसोई गैस एलपीजी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एलपीजी के बारे में एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है, वो जो उसकी एक अजीब सी तेज गंध होती है, वो क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय है। एलपीजी के मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन, और इन दोनों गैसों की अपनी कोई गंध नहीं होती। तो अगर गैस लीक हो तो पता ही नहीं चलेगा? बिल्कुल। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें जानबूझकर इथाइल मरकैप्टन नाम का एक सल्फर कंपाउंड मिलाया जाता है, जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। हाँ, और हमारी नाक इस गंध के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। हम इसे तुरंत पहचान लेते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट केमिकल इंजीनियरिंग है।
तो इतने सारे विकल्पों के बीच एक आदर्श ईंधन कैसा होना चाहिए? और क्या भविष्य का ईंधन जैसी कोई चीज है? एक आदर्श ईंधन में कई गुण होने चाहिए। उसका ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, मतलब कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा दे। वो प्रदूषण ना करे, सस्ता हो, सुरक्षित हो और आसानी से उपलब्ध हो। और इन सब पैमानों पर कौन खरा उतरता है? इन सभी पैमानों पर जो एक तत्व सबसे खरा उतरता है उसे ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और वो है हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन क्यों? दो मुख्य कारण। एक, इसका ऊष्मीय मान सभी ईंधनों में सबसे ज्यादा है, और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, जब हाइड्रोजन जलती है तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर सिर्फ पानी H2O बनता है। कोई कार्बन डाइऑक्साइड या प्रदूषण नहीं? बिल्कुल। हालांकि इसे बनाना और सुरक्षित रूप से स्टोर करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो जो ऊर्जा हमारी गाड़ियों को चलाती है, वैसी ही ऊर्जा हमारे खेतों को भी चाहिए। अब बात करते हैं उन रसायनों की जो हमारे भोजन को उगाने में मदद करते हैं, उर्वरक और कीटनाशक। हाँ, ये रसायन विज्ञान का वो पहलू है जो सीधे हमारी खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। सबसे पहले उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। ये मिट्टी के लिए सप्लीमेंट्स की तरह हैं। फसलें मिट्टी से पोषक तत्व खींच लेती हैं और उर्वरक उन पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में डालते हैं। और पौधों के 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बिल्कुल। नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों और तने की वृद्धि के लिए, मतलब उनके ओवरऑल विकास के लिए जरूरी है। यूरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। और यूरिया के बारे में एक मजेदार तथ्य भी है ना? हाँ, कि यूरिया लैब में बनाया गया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसने इस धारणा को तोड़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जीवित प्राणी ही बना सकते हैं। अच्छा, और P और K का क्या काम है? फास्फोरस, जो हमें DAP जैसे उर्वरकों से मिलता है, वो जड़ों के विकास और फूलों और फलों के बनने के लिए बेहद जरूरी है। और पोटेशियम पौधों का इम्यून सिस्टम मजबूत करता है, उन्हें बीमारियों और सूखे से लड़ने की ताकत देता है। तो NPK पौधों के लिए एक संतुलित आहार की तरह है, विकास, मजबूती और सुरक्षा। लेकिन इन रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल के कुछ नुकसान भी तो हैं। ये एक गंभीर चिंता है। इसीलिए अब जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर्स पर जोर दिया जा रहा है। ये असल में जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दलहनी पौधों की जड़ों में रहकर हवा की नाइट्रोजन को सोखकर उसे पौधे के इस्तेमाल लायक रूप में बदल देते हैं। ये प्रकृति का अपना फर्टिलाइजर प्लांट है। पौधों को पोषण तो मिल गया, लेकिन उन्हें कीड़े मकोड़ों और खरपतवार से भी तो बचाना है। उसके लिए पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। ये भी कई तरह के होते हैं। जो कीड़ों को मारते हैं वो है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स, जैसे DDT। DDT का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, इसने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खत्म करके लाखों जानें बचाईं, लेकिन बाद में पता चला कि ये पर्यावरण में जमा होता रहता है और फूड चेन को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कई देशों में इसे बैन कर दिया गया। और जो खेतों में उगने वाले फालतू पौधों को नष्ट करते हैं, उन्हें खरपतवारनाशी यानी हर्बिसाइड्स कहते हैं। 2,4-D इसका एक आम उदाहरण है। ये सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले पौधों को ही निशाना बनाता है, इसलिए गेहूं या मक्के जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवार को खत्म कर देता है। एक सीधा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, चूहे मारने की दवा में ऐसा क्या होता है? चूहों को मारने वाली दवा, जिसे कृंतकनाशी या रोडेंटिसाइड्स कहते हैं, उसमें आम तौर पर जिंक फॉस्फाइड जैसे बहुत तेज जहर होते हैं। जब चूहा इसे खाता है तो उसके पेट में मौजूद एसिड के साथ मिलकर ये एक जहरीली गैस फॉस्फीन बनाता है, जो उसके लिए जानलेवा होती है। इसीलिए इनके इस्तेमाल में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। तो आज हमने देखा कि रसायन विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी जिंदगी को हर कदम पर चला रही है। हमारी सेहत को ठीक करने से लेकर हमारे भोजन को उगाने और हमारी दुनिया को ऊर्जा देने तक। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक अणु की संरचना में जरा सा बदलाव उसके काम को पूरी तरह बदल सकता है। एक ही बेस पर बना रसायन दर्द मिटा सकता है तो दूसरा बैक्टीरिया को मार सकता है। ये आणविक स्तर पर समस्याओं को सुलझाने जैसा है। हमने देखा कि इन रसायनों ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बनाया है, बीमारियों से लड़ने और भरपूर फसलें उगाने में मदद की है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, इन शक्तिशाली यौगिकों के हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण पर लंबी अवधि के प्रभाव क्या हैं?
और हम इनके फायदों और नुकसान के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। इसी सवाल पर सोचते हुए हम